आपके मुल्ला माफिया के चक्कर में आपकी इकोनॉमी का भी बड़ा नुकसान होता है। लोग बाग आते नहीं हैं पाकिस्तान में, लोग बाग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लोग बाग के उनको लगता है कि साहब के यहाँ पे बड़ा जिहादियों जैसा माहौल है और तरह तरह के आपके वो चलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई लश्कर चलता है तो कोई जमात दावा चलता है तो कोई हरकतुल इंसार चलता है, पता नहीं क्या क्या, मतलब भाई 20-30 नाम है, सारे तो मुझे याद नहीं है। तो इसके बारे में भी कोई प्लान है या खाली इसी तरह से है कि साहब भाई एक से उधार लो दूसरे को चुकाओ, दूसरे से उधार लो तीसरे को चुकाओ, इसी तरह से चलता रहेगा? नहीं सर, अभी तो ये क्योंकि एफएटीएफ में भी फंसे हुए हैं और एफएटीएफ ने, जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि जी अभी अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, तो इनको काम तो करना पड़ेगा और इन्होंने काफी पॉइंट्स जो है वो क्लियर भी कर लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि ये कहाँ तक इसको कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि यही चीजें जो है ना, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है और इस तरह की जो चीजें, ये इनको मुश्किल में डाल देती हैं और बार बार ये इसी चीज के अंदर फंस के रह जाते हैं। और जैसे पहले भी ये 2 दर्जन बार आई थिंक ये हाफिज सईद को अरेस्ट कर चुके हैं, हाफिज सईद को बंद कर चुके हैं और इसी तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इन्होंने बैन किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर किसी नए नाम से आ जाते हैं। अभी इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो खादिम रिजवी की पार्टी है, उसको इन्होंने बैन कर दिया था और इन्होंने कहा कि ये टेरर ग्रुप है और ये है वो है। उसके बाद कुछ दिन के बाद कराची में बाई इलेक्शंस हुए और उस बाई इलेक्शन में उसकी पार्टी खड़ी हुई थी और वो बल्कि 3rd नंबर पे भी आए, जो वोट्स उनको मिले हैं, तो उस हिसाब से वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो सामने आई। तो अगर वो बैन है, अगर वो टेरर ग्रुप है, तो फिर वो इलेक्शन में कैसे खड़ा हुआ है? तो इनकी ये जो डबल स्टैंडर्ड्स और डबल पॉलिसीज चल रही होती है ना, एक तरफ कहेंगे कि नहीं हमने इनको बैन कर दिया है, उनको टेरर ग्रुप भी डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी तरफ इन्हीं के मुल्क में, इन्हीं की सबसे बड़ी सिटी कराची के अंदर बाई इलेक्शंस में वो लोग खड़े हुए हैं और उनको वोट जिन्होंने डाला है, तो आप सोचेंगे उनके कितने सपोर्टर होंगे। अगर किसी इस तरह की पार्टी को, जो रिलीजियस पार्टी हो, और वो एक तरह से पता नहीं क्या क्या बोला करता था वो खादिम रिजवी, तो उसके हिसाब से अगर वो 3rd पार्टी के तौर पे सामने आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि किस माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में रहते होंगे जिन्होंने उनको 3rd नंबर पे उनको वोट दे दिए हैं। फर्स्ट तो खैर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात मैं तो कहूंगी कि है कि इस तरह की पार्टी जो है वो इलेक्शन में खड़ी भी हुई और उस पर ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट आया कि जी ये कैसे हो गए, और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद अब ऐसा ऐसा करके इन्होंने उसको उस लिस्ट से निकाल दिया कि नहीं जी वो हमने गलत कह दिया था, ये टेरर ग्रुप नहीं है। जब इनके ऊपर प्रेशर आया इस तरह का, तो क्योंकि ये खुद ही तो क्रिएट करते हैं ना इस तरह की पार्टीज, ये जो रिलीजियस पार्टीज जिनके भी आप नाम लेते हैं, ये कोई बाहर से तो नहीं आए होते, ये ग्रुप यहीं पे बनाए जाते हैं, ये ग्रुप यहीं पे सपोर्ट किए जाते हैं और इनको अपने ही फायदे के लिए लोग सामने लेकर आते हैं, कभी किसी को प्रेशराइज करने के लिए, कभी कुछ। तो फिर जाहिर है जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो फिर इन्हीं को काटना शुरू कर देते हैं। मगर इनसे क्योंकि हैंडल नहीं हो रहे और इन्होंने फिर वही, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, जो कुछ हुआ, और अब ये उम्मीद लगा रहे थे कि फिर एफएटीएफ से निकल जाएंगे, लेकिन एफएटीएफ में फिर फंसे हुए। तो अब इनको कुछ तो करना पड़ेगा, वरना फिर जो दुनिया से ये लोन्स उठा रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। और अगर वो बंद हो गए तो फिर इनको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि ये उसके बगैर तो कंट्री नहीं चल सकती। आपके जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब, तो ये जब एनएसए नहीं बने थे तब ये कहते थे कि हमें इंडिया पे यदि लीवरेज चाहिए तो हमको इंडिया को ट्रेड रूट्स दे देने चाहिए अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के लिए। और उससे इनका कहना था कि फिर जो है तब हम इंडिया के ऊपर कुछ लीवरेज रखेंगे, क्योंकि हम उनको कुछ दे रहे हैं, जब कुछ दे रहे हैं तो ही तो उसको रोक पाएंगे, फिर उससे हमारी इनकम भी होगी। जैसे बांग्लादेश की होती है, बांग्लादेश का कहते हैं ना, बांग्लादेश जो है वो सारे ट्रांजिट राइट्स देता है इंडिया को और उससे उसकी अच्छी खासी इनकम होती है। वो तो चिटगांग पोर्ट से भी अलाउ करता है ट्रांजिट। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का काफी सारा सामान जो है वो चिटगांव पोर्ट से जाता है।
वहाँ पे भारत के शिप्स जाते हैं, फिर वहाँ से ये जो एरिया है आपका त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, यहाँ सब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब मोहित यूसुफ साहब क्या कह रहे हैं? सर वो तो आपको मालूम ही है कि जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो सबकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, और जब गवर्नमेंट मिल जाती है तो स्टेटमेंट कुछ और दे देते हैं। तो अब तो जाहिर है कि जो इमरान खान साहब कहेंगे कि जी नहीं हमने ट्रेड शुरू नहीं करनी, तो वो भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने अभी ट्रेड शुरू नहीं करनी, और जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो बल्कि एक शो में हमारे साथी एक पैनलिस्ट होते हैं कमर चीमा साहब, मैंने उनसे पूछा था कि चीमा साहब फर्ज करें कि अगर हम ट्रेड शुरू कर देते हैं भारत के साथ तो हम उन्हें क्या देंगे? फुटबॉल का, मैंने कहा फुटबॉल का नाम मत लिएगा, फुटबॉल के अलावा बताइएगा। चीमा साहब नहीं बता पाए। मैंने उनको बार बार कभी इधर निकल जाए कभी उधर निकल जाए, मैंने नहीं चीमा साहब मुझे बताइए ना क्या चीज देंगे। तो वो तो ये भी है ना कि हमने देना क्या है हमारे पास ऐसे। अब तो खुद हम कभी चावल लोगों से मांग रहे हैं, कभी चीनी मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल है कि कोई उन्होंने सेफ पैसेज अपना ढूंढा के कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या, तो इससे बेहतर है कह दो कि कुछ नहीं करना। और दूसरी बात ये कि जाहिर है पाकिस्तान में अभी से नहीं सालों से सर हम कश्मीर का चूरन बेच बेच के जो है हमने यहाँ पर लोगों को जमा किया हुआ है। यहाँ पे जगह जगह बॉक्सेस लगे हुए हैं जिसमें कभी जिहाद के नाम पे जो है वो चंदा जमा हो रहा है, डोनेशंस लोगों से ले रहे हैं, और आपको बड़ी मार्केट छोटी मार्केट हर जगह पे इजीली वो बॉक्सेस नजर आ जाएंगे जिसपे लिखा होगा कि जी जिहाद के लिए पैसे मांग रहे हैं, कभी कश्मीर के लिए मांग रहे हैं, कभी फलस्तीन के लिए मांग रहे हैं। तो ये सारा बिजनेस बंद तो नहीं करना ना इन्होंने। ये जो लोग भी चला रहे हैं, चाहे वो मौलवी हो या कोई भी जो भी ये बिजनेस चला रहे हैं, तो उन्होंने अपना बिजनेस बंद तो नहीं कर देना। अगर कश्मीर का जो इशू है अगर हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ तो बहुत से लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इसको चलते रहना है, और थोड़ा थोड़ा करके ही सही कि बहुत लंबी भी ना हो, लेकिन ये कि ये कहानी इन्होंने चलाते रहनी है। कम से कम मेरी लाइफ में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मैं इसको सॉल्व होता हुआ देखूंगी। चलिए अब ऐसा करते हैं, कुछ सवाल आ गए हैं, उनको सवालों को ले लेते हैं। मैं सभी से दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिथिलेश कुमार जी पूछ रहे हैं, अप्रिशिएट आरजू फॉर स्प्रेडिंग गुड थॉट्स लाइक हर थॉट ऑफ गिविंग मनी टू पाकिस्तान फॉर गेटिंग कश्मीर। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? सर बिल्कुल, यहाँ पे तो मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल कश्मीर के लिए ही बात होती रहती है, और पैसे भी हर जो है वो आपको मदरसे में क्या मेन मार्केट्स में आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो वो चीज़ तो एक बिजनेस के तौर पे चल रही है, उसमें हमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं। हमसे तो यहाँ वाला कश्मीर जो है वही हम हैंडल कर लें तो बड़ी बात है, ना कि हम उधर के कश्मीर को लेंगे। मुझे बल्कि वो चेयरमैन भी एक मिले थे कश्मीर कमेटी के जो हैं, तो मैंने उनसे पूछा अभी, मैंने कहा सर आप करेंगे क्या, यहाँ तो कुछ हो रहा नहीं है आपसे, तो वो भी ले लेंगे। तो वो फिर हंस रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम इसी तरह की बातें करती हो। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने क्या करना है। वैसे ये ठीक है, तो क्या क्या कीमत लगाई जाएगी? क्योंकि सर हमने यहाँ कौन सा पेरिस बना दिया है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता और हम कहते हैं जी वहाँ कश्मीर में भारत ने इंटरनेट बंद कर दिया। मैं गई तो यहाँ वाले कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा था, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे शो बनाने में। तो मैंने कहा कि पहले इसको तो ठीक कर ले फिर उधर भी पहुंच जाइएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इन लोगों की बात पे इतना मेरे ख्याल है ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुश सिंह, by speaking against West, has Pak decided that they will remain anti-West forever, or is it because Pakistan thinks that they will be able to handle the West, or the West is powerless? आई डोंट थिंक सो सर के वेस्ट कभी भी पावरलेस होगा, या ये कि पाकिस्तान कभी हैंडल कर सकता है। पाकिस्तान के अपनी कंट्री के अंदर के जो इश्यूज हैं अगर वो सिर्फ उसी को हैंडल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और अभी क्या, मैं तो कभी भी नहीं समझती कि कभी भी ये कोई वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं या वेस्ट के ऊपर कोई कब्जा कर सकते हैं या कोई किसी किस्म का गजवा हिंद इंडिया की तरफ कुछ हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक लोगों को सिर्फ मिसगाइड करने की कोशिश है। Next, Eklavya Singh. Hello, madam. Would it be correct to say that recently there has been improvement in freedom of expression in Pakistan, in the sense that we now see more people like you criticizing the establishment?
एग्जैक्टली सर, पहले ऐसा नहीं था। आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है और लोग निकल कर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। कम ही सही, वैसे फीमेल्स को तो फिर छोड़ देते हैं, मेल्स को तो आपको पता ही है कि डिसअपेयर भी कर देते हैं, मारते पीटते भी हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी एक जर्नलिस्ट असतूर, उनके तो घर में घुस के उनको जो है टॉर्चर किया गया था। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत ऐसा है कि लोग बात करने लगे, वरना आई थिंक अगर ये चीज 71 में होती या यही चीज अगर 80s में होती तो ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट कभी नहीं आ सकती थी, या जो डिक्टेटरशिप यहाँ पाकिस्तान में चली हैं फौजी हुकूमतें, शायद वो उस वक्त कभी ना बना पाते। क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म बाजवा साहब के ऊपर हुआ है, वो मैंने नहीं देखा कि किसी दूसरे डिक्टेटर के ऊपर हुआ हो या किसी दूसरे फौजी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट आई है उसके ऊपर हुआ है। तो अगर पहले ही हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज होती इन केस, तो आई थिंक पाकिस्तान में कभी भी इस तरह से जो है वो आर्मी रूल ना करती, और कभी भी आर्मी इतनी पावरफुल ना होती कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं वो उनके अंडर ही होती हैं एक तरह से। अभी भी अगर आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है और बड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी भी जो है वो आर्मी ही रूल कर रही है, चाहे वो बैक स्टेज कर रही हो। लेकिन अगर यही चीज पहले होती और हमारे जैसे लोग निकल पाते, बात कर सकते, तो आई थिंक बहुत बेहतर सिचुएशन होती पाकिस्तान की। हामिद मीर साहब का क्या हाल है? अभी तक ठीक है, वैसे उनको शो अभी वापस नहीं मिला है, बाकी बस चुप है। और वैसे मेरे ख्याल से उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात की थी, वो तो रिकॉर्ड पर आ ही गई है, तो उसके बाद ये कहना कि नहीं मैं ये तो नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा था, तो उसमें कुछ और कह रहा था कि क्या मतलब है? उसमें सबके नाम लिए उन्होंने, मतलब वो कह रहे मैंने नाम भी नहीं लिया, तो उन्होंने तो जनरल लानी का नाम लिया था, तो ऑटोमेटिकली सबको लिंक पता लग गया। लेकिन बस लोग जाहिर अपनी फैमिली की वजह से डर जाते हैं या कुछ। वो तो हालांकि बहुत कुछ भुगत चुके हैं, उन्हें तो गोलियां तक मारी जा चुकी हैं, लेकिन ये कि बस इस वक्त उन्होंने फिर माफी मांग ली। बात तो उन्होंने सारी कही थी, मैंने तो उसके ऊपर प्रोग्राम तक कर दिया। बिल्कुल, और माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। मैं तो साफ कहती हूँ कि मीर साहब को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। जो उन्होंने कह दिया, जो वो ठीक समझते हैं उन्होंने कह दिया, माफी मांगने का क्या मतलब है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकु, Pak is able to be so much anti-West, but not able to utter a word against China. Why? सेम, बिकॉज मैंने आज जैसा कहा पहले कि जाहिर है चाइना से हमने पैसे लिए हुए, तो वेस्ट से हमने कोई अभी इतने इतने खास कोई पैसे नहीं उठाए, थोड़े बहुत हैं और इतने ज्यादा नहीं। जो चाइना से तो समझे जैसे आधा पाकिस्तान हमने चाइना को दे रखा है, तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट एबल टू से एनीथिंग अगेंस्ट चाइना। Next. Farhan Ahmed. Namaste Arzuji. I am an ardent fan of yours and pray that you stay safe. As a well-wisher, I advise you to take Bharatiya citizenship and come here. थैंक यू सो मच। मैं इधर ही ठीक हूँ एंड आई वांट के पाकिस्तान इम्प्रूव करे, और जो पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है उसको गलत को गलत बोलने की हिम्मत लोग करें और उसको ठीक करें। आई वांट माय कंट्री के वो आगे प्रोग्रेस करे और हमें भी शर्मिंदगी ना हो और हम जो है सही से बात कर पाए यहाँ से। तो थैंक यू सो मच एनीवे। और वैसे फरहान जी, जो यहाँ का जो मुल्ला माफिया है हिंदुस्तान का, वो तो कहता है कि साहब के मुसलमान यहाँ बड़ा अनसेफ है और आपके तो सड़क पे नमाज पढ़े होते हैं सर, पता नहीं कैसे अनसेफ है। पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन इंडिया में मैंने देखा कहीं भी रोड के ऊपर शुरू कर देते नमाज पढ़ना। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मैंने अभी तक कभी नहीं देखा। चलिए, तो यहाँ तो वहां से भी ज्यादा सेफ है फिर तो। Satyendra Pandey, don't you think, madam, that it is India only that will save in the end from the cruel clutches of China? I don't think so, because चाइना और इंडिया के वैसे ही इतने अच्छे कोई खास टर्म्स नहीं है, और पाकिस्तान और चाइना के टर्म्स जो हैं वो जो हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि किसी ने किसी शो में कहा कि जी चाइना और आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो हाँ जी चाइना हमारा दोस्त है और सऊदी अरब हमारा भाई है, क्योंकि वो मुस्लिम्स है। तो ना कोई भाई है ना कोई कुछ रिश्तेदार है हमारा। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन मनी और बिजनेस टाइज हैं, और जिसको अगर हमसे कोई फायदा होगा, हमारे पास कुछ नहीं, जमीन ही सही वो ले लिए चाइना ने, कुछ और तो है नहीं देने के लिए। तो बस इतना ही है, और मेरा नहीं ख्याल कि
इंडिया या चाइना मिलके कुछ कुछ बेहतर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के भी कभी चाइना से टर्म्स बेटर होंगे। आई डोंट थिंक सो। हाँ, वो तो चाइना इंडिया को एज अ राइवल देखता है ना, पाकिस्तान को एज अ क्लाइंट स्टेट देखता है, ये फर्क है। नेक्स्ट, वी पाठक, पाक में रेफरेंडम होना चाहिए कि क्या शरिया सेक्युलर इंडिपेंडेंट सी ज्वाइन इंडिया, दूध का दूध पानी का पानी। टू ज्वाइन इंडिया, इंडिया की मतलब इंडिया की इतनी, इंडिया में इतनी हिम्मत है? मैक्सिमम शरिया के फेवर में वोट पड़ेगा। हाँ सर, वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं यहाँ पर, वो तो खुद ही हो जाएगा। और उसके बगैर भी जिस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और वो सुनकर सब लोग बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया है। तो बिल्कुल ये लोग तो, इनको तो मौका मिलेगा, या तो वो पहले ही तालिबान खान कहलाते थे, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले, तो वो उसी माइंडसेट के हैं। लेकिन पता नहीं, या फिर स्प्लिट पर्सनालिटी है, क्योंकि पहले वो कुछ और थे और अभी वो कुछ और हैं। इवन उनकी जो दो फर्स्ट टू वाइफ्स जो थी, वो तो हर तरह का ड्रेस पहनती थी, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और वो जो कह रहे हैं कि पर्दे में रहना चाहिए और ये और वो, तो उस पर किसी ने लिखा था ट्विटर के ऊपर भी कि उनकी जो करंट वाइफ हैं वो तो 7 पर्दों में रहती थी, फिर भी उनका अफेयर हो गया, फिर भी उनका डिवोर्स करा के उन्होंने शादी कर ली। तो वो सब क्या है, मतलब अगर होना हो तो वो तो 7 पर्दों में भी हो जाता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि वो जैसे कहते हैं कि वो फिर इससे कोई बचत हो सकती है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर पर्दा करे तो आपको जो कोई देखेगा नहीं और फिर इस तरह नहीं होगा। मतलब वो थी ना वो 7 पर्दों में, अभी किस तरह से वो कवर्ड रहती है, वो वैसे ही पहले भी कवर्ड रहती थी, तो फिर कैसे इनसे बात हुई? राजीव टू Sri Dikshit ji, should Miss Kazmi be reminded that it is the political ideology itself and standard texts that have brought all these nonsense about humankind. इसीलिए इसका टॉपिक जो है वो यही है कि हदीसों के विरुद्ध क्राउन प्रिंस, दिस इज द मेन टॉपिक। तो टॉपिक ही वही है, आप टॉपिक वही है। और एग्जैक्टली हम लोग बिल्कुल, मैं तो सपोर्ट करती हूँ उस चीज को जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा है, और बिल्कुल उसके ऊपर काम होना चाहिए। और जो हदीस इस तरह की हैं जिस पे डाउटफुल हैं कि ये थी भी या नहीं थी, या वो किसी किस्म की ऐसी हैं जो कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रणाम संजय जी एवं आरजू जी। पाकिस्तान में ऐसी क्या आबो हवा है कि वहां मेराज मोहम्मद खालिद जैसे नेता पैदा नहीं होते? नहीं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे नेता पैदा होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि उनको हम आगे नहीं आने देते, और सामने के जो आपको नजर आते हैं यही होते हैं। और जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, या तो उसको चुप करा दिया जाता है या उसको पीछे कर दिया जाता है और आगे नहीं आने दिया जाता। इवन इमरान खान साहब की जो पार्टी है PTI, ये भी जब इलेक्शंस नहीं हुए थे और इलेक्शन से पहले जो इनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग थे जो बेहतर काम कर सकते थे, इन्होंने जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश की तो उन सब लोगों को हटा दिया, क्योंकि वो इनके ऊपर क्रिटिसाइज करते थे। और यहाँ पे जितने पॉलिटिशियंस हैं, आप इनको ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये चीज गलत की है, इसको ठीक कर ले। वो ठीक नहीं करेंगे, उल्टा उठा के उस आदमी को बाहर निकाल देंगे कि तुम निकल जाओ, जिसने मुझे ये कहा है कि ये चीज ठीक नहीं है। यहाँ पे एक कल्चर है बूट पॉलिश करने का, बटरिंग का, वो बहुत ज्यादा फेमस है। और वही लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं गवर्नमेंट के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सबके साथ, जिसको ये टैलेंट आता हो। अभी भी सुनने में आ रहा है सर कि वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पार्टी है, उन्होंने अपने ब्रशेस और पॉलिश वगैरह निकाल लिए हैं, और लग यही रहा है कि अगली गवर्नमेंट वही बनाने वाले हैं, तो बस जूते चमकाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष, आरजू जी, मेजर गौरव आर्य आपके शो में क्यों नहीं आ रहे? संजय जी, मेजर जी को आपके शो में हर 10-15 दिन में बुलाइए। मैं तो बुलाता रहता हूँ वैसे। आरजू जी, ये तो आपको मेजर साहब से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहे। मैंने तो मना नहीं किया उनको। मोस्ट वेलकम, वो तो कभी भी आ सकते हैं, उनका अपना चैनल है इनफैक्ट। क्योंकि हमेशा से मेजर गौरव ने और इन लोगों ने हमेशा बहुत मेरी हेल्प की। जब मैं चैनल बना रही थी, बहुत कुछ उन्होंने बताया, सिखाया।
और उनका अपना चैनल है, वो जब आना चाहे आ सकते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। आपको इनवाइट करना पड़ेगा सर। इनवाइट भी मैं बहुत, आपको पता है कि बीच में इन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तानी चैनल्स पे नहीं जाएंगे, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जी ये आईएसआई की एजेंट है और पता नहीं क्या क्या करके, तो उसके बाद से वो नहीं आ रहे। अब जिस दिन उनको यकीन आ जाएगा कि आ जाना चाहिए तो मेरे ख्याल है वो आ जाएंगे, लेकिन अभी शायद वो अपना खुद का एक चैनल उन्होंने लॉन्च किया है मेजर साहब ने, उसमें ज्यादा बिजी हैं, तो आई होप कि उसके बाद वो आएंगे। ओके, नेक्स्ट पाठक जी, अरे सर, केपी विल बिकम शरिया, सिंध विल वोट टू ज्वाइन इंडिया। आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पंजाब एंड बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट, सारे के सारे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कोई इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहता। यही सर, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की वैसे कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे कि सारे इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो। चलिए, शायद बलूचिस्तान का थोड़ा बहुत, नहीं बलूचिस्तान का हो सकता है, बलूचिस्तान में इस तरह की उठती हैं, और ऐसी इस तरह की मूवमेंट तो सर हर कंट्री में होती हैं। आपके यहाँ भी जो है वो सिख मूवमेंट चल रही होती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वो अच्छा है, जरा आप टोस पे खड़ा रखते हैं गवर्नमेंट को ऐसा करके। चलिए, तो नहीं, हमारे यहाँ तो जो चल रही है वो बाहर से चलती है, कनाडा से, यहाँ नहीं चलती। घर में नहीं चलती, वो कनाडा से चलती है। Satyendra Pandey, my point is that the area you call Pakistan is the holy land of Indus. And if Pakistan going to surrender before China, will India save it? ये तो जवाब दे चुकी हैं इसको, तो आई डोंट थिंक सो कि चाइना इस तरह से कोई सरेंडर नहीं कर रहा पाकिस्तान चाइना के आगे, बट यस हमने उनसे काफी जो है लोन्स वगैरह लिए हुए, उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करवाई है वो सब है, तो बहुत कहना चाहिए कि 50% जो है वो हम चाइना के आगे झुके हुए, लेकिन ये कि आई डोंट थिंक वो पूरे के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा चाइना। Anup Suri, does the opinion of Saudi prince matter to Indian Muslim leadership? Because progressive reforms in Islam means end to their hold over the minds of common Muslims. नहीं तो रिफॉर्म्स तो होना ही होगा, पाकिस्तान ये जो इस्लाम है इसको तो रिफॉर्म करना ही होगा, चाहे पाकिस्तान चाहे देर में माने या इंडियन मुस्लिम्स देर में माने, ऐसा नहीं होगा कि फौरन कोई मान जाएगा। लेकिन अगर सऊदी अरब की तरफ से चलेगा तो ये बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक इसको होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो 1400 साल पहले थी वो अभी इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते, और जो बातें आप करते हैं इवन जो जन्नत दोज़ख का भी ये बताते हैं वो भी मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो भी सब का सब जो है वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे जेंट्स के लिए या मर्दों के लिए ही वो चीज़ें बताई हुई हैं, इतनी हूरें और ये और वो और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शायद ये जो सुसाइड बॉम्बर्स निकलते हैं इस्लाम में से बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि इसकी एक चीज़ ये भी उनको मिसगाइड करती है कि जी यहाँ तो मरने के बाद ही ज़िंदगी है और वहाँ जाओगे तो जन्नत में पता नहीं क्या मिलेगा, तो वहाँ जाके फट जाओ या वहाँ जाके कुछ कर दो, तो ये चीज़ भी ये मिसयूज़ ऑफ रिलीजन करते हैं ये मौलवी। अगर सऊदी क्राउन प्रिंस ने इसको कुछ ठीक करने की कोशिश की, रिफॉर्म किया, तो हो सकता है अभी ना सही कुछ साल के बाद सही, लेकिन लोग बेहतर हो जाएं। वैसे तारिक जमील जो है वो काफी पॉपुलर है इंडिया में भी जी, और उन्होंने तभी अपना एक ब्रांड भी बना लिया ना। वैसे तो वो कहते हैं कि ब्रांड नहीं पहनने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खुद वो करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं और करोड़ों के घर में रहते हैं और लोगों से कहते हैं सादा जिंदगी गुजारो। अगर किसी को सादा जिंदगी गुजारते देखना चाहिए तो वो, या देखा हो किसी ने, तो वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, जो अच्छे काम भी करते थे, और मेरा ख्याल है कि उनको अगर लोग फॉलो करें तो बेहतर होगा, बजाय इन लोगों के जैसे लोगों को जो ड्रामे करते हैं और हर तरह के फैसिलिटीज ले लेते हैं गवर्नमेंट से भी और लोगों को भी बेवकूफ़ बना के। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो अपने ऐसी औरतों को, लेडीज को, जो अपने जेवर तक जाके ना इन मदरसों में और इन मौलवियों के आगे रख देती हैं कि जी बस ठीक है आप कोई बड़ा अजीम काम करने लगे, तो लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा। अब अच्छा है कि जरा ये पकड़ दकड़ शुरू हुई है ना, ये अब तो ये कहेंगे कि जी मोबाइल कैमरा और ये सब भी हराम है मदरसों में, क्योंकि इनकी वीडियोस जो बन जाती हैं। तो मेरा ख्याल है अब कहेंगे कि बाहर जो है ना कैमरा और मोबाइल बाहर रख कर आए अंदर जिसने भी आना है, क्योंकि ये इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इससे। चलिए, इसी के साथ सवाल भी पूरे हुए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप जयपुर डायलॉग्स